जानिए कैसे मांगते हैं सूचना का अधिकार में अपना मनचाहा जवाब। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस तरह के नियम कायदे होते हैं, इसी संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मथुरा जिले के रहने वाले बालकृष्ण अग्रवाल बालकृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो मथुरा से जन सूचना अधिकार जिस तरीके से 2005 के अंतर्गत ये बनाया गया था, और इसके तहत लोगों की जन समस्याओं को लेकर के लगातार इसमें सक्रिय रहते हैं और लोगों की समस्याएं सुना करते हैं। और जो समाज के लिए उन्होंने जिस तरीके से जो कदम उठाया है वो एक सराहनीय कदम है। आज हम उनका परिचय कराते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका परिचय कराते हैं। बालकृष्ण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए और आपके दर्शकों के लिए, और बहुत आज आपने हमारे लिए इतना समय दिया है। बालकृष्ण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बात करी जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिस तरीके से बनाया गया था कि लोगों को सच्चाई को उजागर करने के लिए, कि लोगों की जो विभाग, कहीं प्रशासन है, प्रशासन हो या शासन हो, जिस तरीके से उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये बनाया गया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी इसके बारे में लगातार आप काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। एक्चुअली मैं शुरुआती इसकी जो मेन नींव बता दूँ, ये सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम आरटीआई एक्ट 2005 भी कहते हैं, ये सन 2005 में मनमोहन सरकार थी उत्तर प्रदेश भारत सरकार देश में, उस दरमियान बना था। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि 2005 से पहले देश आज़ादी से लेके और 2005 तक कोई भी ऐसा एक्ट या ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई अधिनियम नहीं था हमारे देश के कानूनों में, जिसके तहत हम सरकारी विभागों के कोई भी कार्यों की जानकारी ले सकते हो, या कोई तथ्यों की जानकारी ले सकते हो, या किसी एविडेंस को हम कलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर न्यायपालिका अगर चाहे तो न्यायपालिका ही उसको अरेंज कर सकती थी विभागों से। बट आम पब्लिक को कोई भी किसी तरीके का ऐसा एजेंडा नहीं था कि आम पब्लिक भी उस चीज़ उसको सरकारी विभागों से कोई तथ्यों वगैरह की या सबूतों की एकत्र कर सके। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जैसे एक नहीं, हमारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे देश में परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ में कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में होने वाली अनियमितताओं को लेके या करप्शन को लेके या बहुत से भ्रष्टाचारों को लेकर के, जो अनियमितताओं को लेकर के जो बातें उठती हैं और लोग पीड़ित रहते हैं, और किसी को पेंशन नहीं मिल पाती, किसी को टाइम पे उनका विकास कार्य नहीं हो पाते उनके क्षेत्रों में, या किसी को शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में समस्या आती है, चिकित्सा से संबंधित समस्या आती है, या रियल एस्टेट से संबंधित किसी को समस्या आती है। तो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो जो हमारे देश में करीब करीब 70 के करीब विभाग हैं, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। उनको लोगों को लेकर के लोग परेशान रहते थे, न्यायपालिका की तरफ दौड़ लगाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन एविडेंस को कलेक्ट करने में उनको का पसीना छूट जाता था। कभी कभी तो वो निढाल भी हो जाते थे परेशान होकर के। लेकिन उस समय की सरकार ने जो आरटीआई एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का को पास किया इस बिल को संसद में, उससे हम लोगों को, एक आम जनता को, पूरे देश के 140 करोड़ जनसंख्या को इस बात का अधिकार मिला कि हम अपने से संबंधित कहीं भी कोई समस्या है, या अपने कहीं कोई मामले से संबंधित कहीं कोई चीज़ है तो उसको उठा सकते हैं, या हम जनहित के लेकर के, हमको अगर ये दिख रहा है कि इस मामले को लेकर के जनहित किसी से कहीं कोई इफेक्टिव मामला है, तो उससे संबंधित भी हम सरकारी विभागों से सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। और उन सूचनाओं से लाभ ये होता है कि हम उन सूचनाओं से उन विभागों के अंतर्गत जो भी घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन या अनियमितताएं हो रही हैं, उन सबका खुलासा हो सकता है। और उन एविडेंसों को हम जुडिशियल लोअर कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक या अन्य संबंधित विभागों या संस्थाओं तक भी पहुंचाने में सक्षम मिले। उससे एक हमको बल मिला, उससे हमें उसके एक नहीं 1000 उदाहरण है, और हजारों ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा लाखों उदाहरण है, छोटे बड़े सब मिला करके देखें तो इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही हमारे देश में कई तमाम उदाहरण ऐसे ही मिलेंगे जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तक कोई फर्क पड़ा। यहाँ तक कि जिस कांग्रेस सरकार ने इस बिल का पास किया,
उस कांग्रेस सरकार पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई थी इस एक्ट के माध्यम से। यानी कि एक ऐसा एक्ट बना जिससे कि एक आम जनता को एक ताकत का एहसास हुआ, एक आम जनता को एक बहुत बड़ा सिंबल मिला, एक बहुत बड़ा हथियार मिला हमको सूचना का अधिकार मिल करके कि हम अपने या जनहित से संबंधित कोई भी समस्या है या समाधान है, उससे संबंधित जानकारियां हम संबंधित विभागों से मांग सकें और ले सकें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जहाँ तक मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगा, अच्छा उत्तर प्रदेश की बालकृष्ण बात जी, करूँगा। एक सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत बल मिला इस एक्ट से, तो अभी अगर बात करी जाए जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से जो काम कर रही है, जिसको लेकर के पूरे देश के अगर बात करी जाए, पूरे देश के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगातार जिता रहे हैं और उसको चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहे। तो अभी क्या इस सरकार में जो ये एक्ट है इसके तहत जो अधिकारी बैठे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस बारे में मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा ना भाजपा से मन से, ना ही हमारा कोई कांग्रेस है, ना सपा से है, ना यानी एनी अदर किसी पॉलिटिकल। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि इस समय की जो जो करप्शन बढ़ रहा है उसको लेकर के है और कितना उससे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वही मैं कहने जा रहा था कि अब जो हम जो कह रहे हैं कि पूरे देश का तो हम आंकलन नहीं कर सकते, बट स्टेट लेवल का हम आंकलन कर रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में 70 जिलों के अंतर्गत उत्तर में जो 70 जिले हैं उन सबका एक मुख्यालय है। जैसे कि हम आपको प्रोसेस बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सिंपल एक धारा 6 एक है, आरटीआई एक्ट की धारा 6, उसके अंतर्गत हम अप्लाई करते हैं संबंधित विभाग को। जो भी हमको सूचना चाहिए होती है, 10 रुपये, मात्र 10 रुपये की ताकत से सूचना मांगी, कायदे से उस संबंधित विभाग को 30 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर अंदर हमको जो हमारी वांछित सूचना या हमारी मांगी हुई सूचना वो हमको दे देनी चाहिए। बट ऐसा अमूमन 99% केसों में होता नहीं है। तो उस स्थिति में आरटीआई एक्ट की धारा 19(1) है, जिसके तहत हम 30 दिन के बाद और अगले 30 दिन के बीच, यानी आरटीआई एप्लीकेशन से 60 दिन के अंदर, यानी आरटीआई एक्ट एप्लीकेशन से दोबारा समझना, आरटीआई एप्लीकेशन से 30 दिन के बाद और आरटीआई एप्लीकेशन के 60 दिन से पहले हम उसमें फर्स्ट अपील धारा 19(1) के तहत उसी संबंधित विभाग को कर सकते हैं। अगर वो उसको हम, यानी कि हम एक तरह से एक मौका देते हैं कि सर हमें एक बार हम दोबारा से रिमांड कर रहे हैं कि हमें संबंधित सूचना दे दी जाए। अगर उस स्थिति में अगले 45 दिन, जिस दिन आप 19(1) के तहत अप्लाई करते हैं उसके 45 दिन के अंदर अगर उस प्रथम अपीली अधिकारी जो संबंधित विभाग का होता है वो आपकी प्रार्थना पर कोई सुनवाई नहीं करता है या आपको सूचना नहीं दिलवाता है, तो आपको प्रोविजन है धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग की, जो हमारे यहाँ लखनऊ में विभूतिगंज में है, वहाँ अप्लाई करने का। साथ में अगर आप विभाग की शिकायत करना चाहें तो उसी तरीके से धारा 18 भी होती है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सूचना आयोग की होती है। राज्य सूचना आयोग करीब 2006 से काम कर रहा है लखनऊ में, पहले इंदिरा भवन में हुआ करता था, पिछले कुछ वर्षों से विभूतिगंज में है। उनकी एक जिम्मेदारी होती थी कि उस संबंधित विभाग को नोटिस जारी करके उनके तथ्यों को जान के, उनका पक्ष को जान करके उस संबंधित प्रार्थी अभिलार्थी यानी हम लोगों को या आम पब्लिक को सूचनाओं का उपलब्ध कराना। लेकिन पिछले जो कुछ वर्षों से करीब मैं कह सकता हूँ, लगभग जो मेरा अपना अंदाजा है 4 से 5 साल से 5 हो गए, तब से ऐसा स्थितियाँ आ गई हैं कि 90% आरटीआई एक्टिविस्टों को या आम पीड़ित व्यक्तियों को या आम अपीलार्थियों को राज्य सूचना आयोग आने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लग रही है। क्योंकि राज्य सूचना आयोगों में पता नहीं क्या उनका कोई विशेष कारण है, ये वही बता सकते हैं कि वो 90% केसों को तथ्यों के को अनदेखा करते हुए, कानून को अनदेखा करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, पीड़ित की समस्याओं को अनदेखा करते हुए, एक्ट के प्रोविजंस को अनदेखा करते हुए विभागों के हित में ही निर्णय पारित कर देते हैं, जिसकी वजह से आम व्यक्ति को 2 साल, 5 साल, 3 साल का समय लगाने के बावजूद भी, लाखों रुपया आने जाने में खर्च करने के बावजूद भी, चूंकि न्याय नहीं मिल पाता है, सूचना नहीं मिल पाती है, उस सूचना का अधिकार अधिनियम का एक तरह से उसको निढाल बना दिया गया, बिल्कुल तरीके से निर्जीव कर दिया जिस गया। तरीके से अभी आपने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो
कार्यालय बना हुआ है, उसके जो अधिकारी बने हुए हैं, अगर वो सूचना नहीं देते हैं या वो सही नहीं देते हैं, वो विलंब करते हैं, तो इसके लिए इसके ऊपर जो शासन स्तर पर क्या कार्रवाई की जा सकती है या तो मैं आपको किसको बता दूं, शिकायत अगर करें? विभाग सूचनाएं नहीं देते हैं टाइम पर, यानी ये हमारी 1 अप्रैल जो होती है 19 1 के तहत, उसके बावजूद भी अगर नहीं देते, जैसे पहले तो होगी 6 के तहत, उसके बाद 19 1 के तहत होती है, और 19 1 हम कर सकते हैं 19 1 के बाद मुझे 19 दिन होती है, वो 19 1 के 30 दिन के बाद के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये भी एक प्रोविजन है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। और मैं तो चाहूँगा इन सब चीज़ों को आप अपने यहाँ नोट करके रखें, जिससे कि समय पर आपको काम आ सके। और उसके बाद में उन विभागों से सूचना दिलाने का काम होता है राज्य सूचना आयुक्त का। बट मेरा कहना वही दोबारा से है पुनः, कि राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा पिछले 4 या 5 साल से 90% केसेस में अपीलार्थियों को या आम व्यक्तियों को, पीड़ितों को सूचनाएं नहीं दिलवाई जा रही हैं, जिनसे उनको 2-2 4-4 साल 5-5 साल, यहाँ तक कि मैं खुद अपना बता दूं, मैंने 2018 में एक केस फाइल किया था जुलाई में, और मई 2022 में जाकर के वो केस फाइनल हुआ। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ विभाग के ऊपर जुर्माना अधिरोपित हुआ, सूचनाएं फिर भी नहीं मिली। मालूम पड़ा कि उन्होंने धारा नियम 12 के तहत उसको रिकॉल के लिए अप्लाई कर दिया अपोजिट पार्टी ने, विभाग ने। उसके बाद में उन्होंने 6 महीने तक उसको दबाए रखा। मजबूरन मुझको हाईकोर्ट जाना पड़ा। जो मनीष जी हमारे कह रहे हैं, उसी बात को मैं लेके आ रहा हूँ कि अब राज्य सूचना आयोग अगर हमको सूचना समय पर नहीं दिलवाती है, समय से मिस, यहाँ कोई समय निर्धारित नहीं, ना 19 के तहत भी समय निर्धारित है, ना 18 के तहत निर्धारित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और विधि मंत्रालय से मांग करना चाहूँगा कि जैसे इस तरीके से धारा 6(1) में 30 दिन का टाइम निर्धारित है, 19(1) में 45 दिन का टाइम निर्धारित है, उसी तरीके से राज्य सूचना आयुक्त को भी बाउंड किया जाए कि 19(3) के तहत और 18 के तहत जो भी एप्लीकेशन जा रही हैं, उसमें एक अमुक समय तय किया जाए, चाहे मरीज उसमें 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो। क्योंकि मैं अपने अलावा और भी हजारों लोगों को देखता हूँ, मेरे महीने में हर 2 बार 3 बार केसेस लगती हैं। मैं हर बार मथुरा से 450 किलोमीटर दूर चल के आता हूँ, और उसके बाद भी मैं आयुक्तों का ये स्थिति देखते हैं कि हम ट्रैफिक जाम है या कुछ भी एक प्रैक्टिकल इश्यू है कि कभी 10 मिनट भी अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमारी सुनवाई को टाल दिया जाता है या हमको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रवाल जी, एक चीज़ और आपसे, एक आखिरी सवाल हमारा है कि जिस तरीके से आप लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं, जितनी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, तो ये बताइए कि अभी तक आपने लगभग, अगर बात करी जाए कि जनहित याचिका या जनहित के लिए जो भी आपने काम किया है, जिस तरीके से आपने राज्य सूचना आयोग में जिस तरीके से जो डाले हैं, तो लगभग कितने लोगों का आपने काम कराया होगा, या जितने लोगों के लिए आपने जनहित का काम किया? अब देखो, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मैं पिछले इस लाइन में करीब करीब 7 या 8 साल से लगा हुआ हूँ, 8-9 साल से, और तमाम सैकड़ों में आरटीआई वगैरह डाल चुका हूँ, और तमाम में जानकारी मिल भी चुकी है, कईयों में नहीं मिली है। उसके लिए विवश होकर के मैंने शासन में भी लिखा पढ़ी की, लेकिन जब उत्तर प्रदेश शासन से हमें कहीं कोई रेमेडीज नहीं मिली, उत्तर प्रदेश शासन से कहीं कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, तो मजबूरन मुझको माननीय महामहिम राज्यपाल की अभी शिकायत भेजी दिसंबर 2022 में, लेकिन महामहिम राज्यपाल भवन से भी मुझको आज तक उसका कोई से राज्य सूचना आयोग के ऊपर आपका क्या नाम है, इसका विभाग का नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग है, जबकि मैं वहाँ के पत्र भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। उन्होंने रटी राइट 2 लाइन की भाषा लिखी और काम खत्म। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य सूचना आयुक्त के अंदर के संबंधित कोई शिकायत आती है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इसकी बात की पावर है, लेकिन वो भी नहीं होती। इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, शासन को या प्रशासन को? देखो, इसमें जिम्मेदार तो ऑटोमेटिकली सभी लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मुखिया हैं, वो एक अमुक दल के नेता नहीं है। उनको अगर प्रशासनिक स्तर पर कहीं कोई चीज़ें नजर आ रही है, जहाँ वहाँ तक उनके कार्यालय तक जा रही हैं, तो वहाँ तक उनको उसका निस्तारण करना चाहिए। वही मैं इनकी तरफ से एक जानकारी और दे दूँ, जैसा मुझे जानकारी यह है कि कायदे से जैसे राजा विक्रमादित्य भेष बदल करके शासन के बारे में व्यवस्थाओं को जानते थे, उस तरीके से हमारे प्रदेश की मुखिया को भी चाहिए
लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों कि मुखिया जी जब भी निकलती हैं तो पूरा रोड खाली हो जाता है, उनको जो देश की बदहाली नहीं दिखती ना प्रदेश की बदहाली दिखती है। और उनके जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ तक उन शिकायतों को या हम जैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचने तक नहीं देती हैं। धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको आपने कुछ सुझाव भी दिए। जिस तरीके से 2005 अधिनियम जो सूचना का अधिकार है उसके लिए जो भी सुझाव आपने दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सराहनीय है। और लोग इससे जो है जिस तरीके से उनका काम नहीं होता, बहुत सारे लोग एक आरटीआई डालना तो जानते हैं लेकिन उसके आगे क्या करना है ये नहीं जानते थे, तो आपके ये माध्यम भी से बहुत जरूरी केवल आरटीआई डालने से नहीं है, आरटीआई के आगे की प्रक्रिया क्या है। जी। अभी तो उसमें टोटल 27 धारा है। जब तक हम उन 27 धाराओं का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तो- तरीके से धारा 16 है, धारा 15 है, धारा 8 है, इन सब का हमें उल्लेख होना चाहिए। आपको मैं इस बीच बता दूं कि अगर हम 19(3) के तहत अप्लाई करते हैं, अभी तक ये चीज़ और रहेगी बताने से, इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और अपने उसको फॉलो करें। 99% आरटीआई एक्टिविस्टों को ये नहीं मालूम कि अगर हम धारा 19(3) के तहत अप्लाई करते हैं तो सिर्फ जुर्माना लगाना ही राज्य सूचना आयुक्त का कार्य नहीं है। साथ ही साथ जुर्माने के साथ साथ जो हमारी मांगी हुई सूचना है वो तो दिलवानी ही है, जुर्माने के अलावा, जुर्माने के साथ साथ। और साथ में धारा 19(8) खा के तहत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है उस जो है संबंधित विभाग के द्वारा, उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के द्वारा। उसका आदेश माननीय राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इतने 1000 रुपये या इतने जो भी उसका वो बनता है खर्चा, 20,000, 50,000, 25,000, 5,000। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और जिस तरीके से आपने सुझाव दिया कहीं ना कहीं शासन के लिए भी जो आपने एक सुझाव दिया कि जिस तरीके से इसको जो उच्च अधिकारी हैं या आयुक्त हैं या जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं उनके वो जिस आपके तरीके चैनल से के काम माध्यम नहीं से करते। एक अपील मैं आम जनमानस के साथ साथ इस शासन और प्रशासन से करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से सन 2005 में इस एक्ट का जो है गठन हुआ, इस एक्ट का बिल पास हुआ और उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ और इससे बहुत बल मिला, तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसका लाभ भी मिला। नया कितनी सरकारें गिरी और बनी। आज पिछले 4 से 5 साल में उस एक्ट को पूरी तरीके से निर्जीव कर दिया गया है, जिसके साजिशकर्ता जो मैं अपनी ओर से इस शासन और प्रशासन दोनों को ही ठहराता हूँ, क्योंकि प्रशासनिक विभाग सूचना नहीं देना चाहते हैं और शासन उस पर कार्रवाई करना नहीं चाहता है। और इस बीच की कड़ी जो राज्य सूचना आयुक्त वो उनके माध्यम बनती है। तो लिहाजा उसके लिए मेरा शासन प्रशासन दोनों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको जो मृत करने का प्लानिंग चल रही है, जो साजिश चल रही है इस एक्ट को, उसको पुनर्जीवन देने का प्रयास करें। और साथ में आम जनमानस और आम आरटीआई एक्टिविस्टों से हम निवेदन करेंगे कि सभी लोग एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हों और इस आरटीआई बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।